नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, गुड मॉर्निंग। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 में बायोलॉजी का अध्याय पढ़ रहे थे, लेसन संख्या 2, जिसमें हमारे पाठ का जो चैप्टर है नरयुग्मोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। आज हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो है परागकण की संरचना। कल तक हमने जो पढ़ा था परागकण के चतुष्क होते हैं, चतुष्क की संरचना पढ़ी थी 5 भाग। उसके पश्चात हमने परागकण का निर्माण पढ़ा था कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि कैलेज एंजाइम कैलोज प्रोटीन का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यानी परागकण का निर्माण हो जाता है, गोलाकार संरचना बन जाती है। अभी परागकण है, इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बना दूं परागकण के साथ। ये परागकण की संरचना बना रहा हूं मैं, इसमें ध्यान से समझना है। समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये परागकण है। इस परागकण की ये सबसे बाहरी जो परत है इसका नाम होता है बाह्य चोल। क्या होता है? बाह्य चोल। ठीक है, एक्सिन। दूसरा हमारे पास इसका जो ये आंतरिक भाग है, ये इसका नाम हो गया क्या? अंतः चोल। इंटाइन। ठीक है, ये 2 परत हो गई है। एक का नाम क्या है? बाह्य चोल। एक का क्या नाम है? अंतः चोल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है पूरी। इसमें क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। इधर इसमें क्या है? ये हमारे पास इसकी रिक्तिका है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? केंद्रक। और ये क्या है? रिक्तिका। ठीक है, इसमें ये अंदर वाले भाग में जो भरी हुई संरचना है इसका नाम क्या है? जनन द्रव्य का नाम सुना होगा आपने। जनन द्रव्य या जीव द्रव्य? जीव द्रव्य। ये जो संरचना रह गई है ये होता है क्या? जनन छिद्र। क्या होता है? जनन छिद्र। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? परागकण है। कैसा है ये? इसके बारे में मैं बता दूं। परागकण की विशेषता लिख रहा हूं यहां पर। क्या है ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार अगुणित। कैसा है? गोलाकार अगुणित। संरचना होती है। ठीक है, यानी गोलाकार होता है सामान्य, और अगुणित यानी हमारे पास क्या है? एन है। क्यों है? आपको पता है कोशिका विभाजन हो गया था, अर्धसूत्री विभाजन, उससे 4 संरचना बनी थी, तो ये क्या हो गया? अगुणित। अभी इसकी 2 स्टेप होती है, मैं यहां पर बता तुम्हें। इसके हमारे आगे की जो स्टेप है इसके बारे में बात पढ़ेंगे। अब मैं यहां पर तुम्हें एक एक चीज बता रहा हूं क्या है, ध्यान से समझने की बात है यहां पर। ठीक है, पहला है हमारे पास बाह्य चोल। क्या होता है? बाह्य चोल। मैं यहां से सबसे पहले बता तुम्हें कि नरयुग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नरयुग्मकोद्भिद। उसकी प्रथम कोशिका का नाम क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। ठीक है, तो परागकण है। ये परागकण किसका
भाग है। अब पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु से क्या बना था, हमारे पास परागकण का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो परागकण होता है। अब इसकी संरचना पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो इसकी सबसे बाहर की भित्ति, इसके दो भाग है। परागकण की संरचना कितने भाग है, दो भाग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं पहला भाग बता रहा हूं तुम्हें, बाह्य चोल। क्या है, बाह्य चोल। ठीक है, इस बाह्य चोल यानी बाहर की जो संरचना है, ये कैसे, इधर देखना किसकी बनी होती है। पहली बात लिखनी है हमें कि इसका निर्माण किससे होता है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये किससे, स्पोरो पोलिनिन से निर्मित होता है। किससे, स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होता है। कौन, बाह्य चोल होता है इसका। जो ये चोल ना, ये वाला बाहर वाला भाग, ये किससे निर्मित होता है, बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलिनिन से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये स्पोरोपोलिनिन है, सबसे बाहर की परत है इसकी, स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या, स्पोरोपोलिनिन ये ताप, दाब और रसायनों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। यानी इस स्पोरोपोलिनिन के ऊपर किसी भी रसायन का, ताप का, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन ताप, दाब एवं रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। सीधी सी बात यह है कि इस स्पोरोपोलिनिन को ना तो ताप, ना दाब और ना ही कोई एंजाइम अपघटित नहीं कर सकते। ठीक है, जब अपघटित नहीं कर सकते तो इस परागकण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, स्पोरोपोलिनिन की हो गई। तो अगली हमारा इसका जो कार्य हो गया कि स्पोरोपोलिनिन क्या कार्य करता है, तो बताना है। यह है परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी इसका बाहर का जो आवरण है किसका बना होता है, बाह्य चोल का, स्पोरोपोलिन का होता है। स्पोरोपोलिन ताप, दाब एवं रसायनों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। ये परागकणों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, ये इस बाह्य चोल की क्या हो गई विशेषता। ठीक है, इस बाह्य चोल में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन भी होते हैं, बता दूं मैं तुम्हें, आगे पॉइंट पढ़ेंगे। प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, मानव में एलर्जी या ज्वर उत्पन्न करने में भी क्या करते हैं, कार्य कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो गया। दूसरा हमारे पास जो इसका स्टेप है वो है अंतःचोल। क्या है, अंतःचोल। ठीक है, ये अंतःचोल है, ये वाला भाग है, कौन सा है, ये जो परत है हमारे पास है किसकी है, अंतःचोल की है। समझ गए, ये किससे निर्मित होता है। पहली बात लिखनी है कि क्या होता है, बाह्य चोल के अंदर की ओर होता है। तो यहां लिख दूं लगा के एक, बाह्य चोल के अंदर की ओर, अंतःचोल या एंट्राइन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। बना किसका होता है, ये पैक्टिन का और किसका होता है, सेलुलोज का। तो लिख दो यहां पर, यह है पैक्टिन एवं सेलुलोज, सेलुलोज से निर्मित होता है।
समझ गए? यानी एक संरचना एक किससे निर्मित होती है? पैक्टिन या सेलुलोज से क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स के भाग होते हैं, कुछ क्या होते हैं? प्रोटीन के भाग भी होते हैं। इसके अंदर वाले भाग में क्या होता है? जनन द्रव्य होता है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, क्या होता है? जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है उस भाग को हम क्या लिख रहे हैं? या जनन छिद्र। क्या लिख रहे हैं? जनन छिद्र। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है उस भाग को जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। ध्यान देने की बात है, इसी जनन छिद्र से क्या निकलती है? जब परागकण का अंकुर होता है तो पराग नली क्या होती है? जनन छिद्र से ही निकलती है। और ये पराग नली का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? अंतःचूल का। तो यहां लिख दो अंतःचूल पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? हमारे पास संरचना है। अब इसमें अभी तक स्पष्ट केंद्रक होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें कैसा होता है? केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें देख लो, रिक्तिका होती है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये सारी संरचना उपस्थित। और ये परागकण है, ये कैसा है? अगुणित है। ध्यान रख लेना, कैसा है? अगुणित संरचना है। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है कि अगुणित संरचना होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाह्य चूल, ये क्या हो गया? अंतःचूल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि ध्यान से देखना, यहां पर ये जनन छिद्र है। क्या है? जनन छिद्र। ये पर्सन पूछता है, यहां ध्यान रखने की बात है। मैं यहां लिख देता हूं, इसके बारे में नोट लगा के लिख रहा हूं। इसमें आपको कितने जनन छिद्र दिख रहे हैं? 1, 2 और 3 दिख रहे हैं। अब मैं दूसरा एक परागकण और बना रहा हूं, इधर ध्यान से देने की बात है। यहां देख लो आराम से, ये इसका मैंने क्या बना दिया? बाह्य चोल बना दिया। और बाह्य चोल बनाकर इसमें मैंने यहां पर क्या बना दिया? ये एक जनन छिद्र बना दिया। क्या बनाया है? ये जनन छिद्र। जनन छिद्र। ठीक है, कितने जनन छिद्र हैं इसमें? 1 है। कितने? 1। अब हमारे पास 2 प्रकार के पादप होते हैं। एक तो होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, यानी डाइकोट और मोनोकोट। क्या होता है? डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री, मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री। ठीक है, अब वे पादप जिनके परागकण, यानी हम यहां पर सामान्य भाषा में कह सकते हैं, मैं तुम्हें सीधा बता दूं कि जिन पादपों यानी एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके परागकण में जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ध्यान से सुनना, यहां पर एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके परागकण में जनन छिद्र कितने होते हैं? 1। और द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके परागकण में जनन छिद्र कितने होते हैं? 3। तो अब ये तो किसका है? द्विबीजपत्री का है, 3 जनन छिद्र है तो। और ये किसका है? एक बीजपत्री का। तो यहां लिख दूं मैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पादपों के पुष्प के परागकण में एक जनन छिद्र, जनन छिद्र उपस्थित होता है।
ठीक है। और द्विबीजपत्री होते हैं, कौन से? द्विबीजपत्री पादपों के परागकण में 3 जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, पराग नली निकलती है वो इसी जनन छिद्र से निकलती है। आगे हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैं यह बता दूं कि जब परागकण का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, तो पराग नली किससे निकलती है? इसी जनन छिद्र से निकलती है। किससे निकलती है? जनन छिद्र से निकलती है। अब ये जनन छिद्र होता है, ये मान लेना, चाहे इसका जनन छिद्र मान लेना चाहे इनका मान लेना। जनन छिद्र पर क्या होता है? इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान से सुनना है यहां पर कि जनन छिद्र होते हैं, इन जनन छिद्रों में या जनन छिद्रों के पास प्रोटीन युक्त एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, जब ये परागकण होता है ये वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। क्या करता है? यहां पर मैं बता दूं, ये हमारे पास वर्तिका है, वर्तिकाग्र। इस वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण यहां गिरता है, ठीक है, जब यहां पर ये गिरेगा तो गिरने के पश्चात यहां पर पराग नली निकलेगी। क्या निकलेगी? पराग नली। तो ये पराग नली निकलेगी तो इसके अंकुरण, तो अब यहां पर इस पर उगने के लिए अनुकूलता या निषेधता कौन प्रदान करता है? ये एंजाइम करते हैं। कौन से? जो जनन छिद्र के पास एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? यहां पर इस परागकण को अंकुरण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे तो मैं बता रहा हूं, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे देखना। अब हमारे पास पोलन किट पॉइंट है, पोलन किट या पराग किट। ठीक है, ये क्या है? इधर देखना। आप लोग पढ़ते हैं कि परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, ऐसा। फिर पराग किट बता रहा हूं मैं क्या है। हमारे पास परागकण होता है, ठीक है ना, उस परागकण की जो बाहर की सतह होती है, स्पोरोपोलिनियारा या बाह्य चोल होता है, उस बाह्य चोल पर क्या होती है? चिपचिपे पदार्थ की क्या होती है? परत होती है। उस चिपचिपे पदार्थ की परत को हम क्या बोलते हैं? पोलन किट या पराग किट। क्या बोलते हैं? पोलन किट या पराग किट। ये क्या करता है कि जब कोई कीट होता है वो पुष्प पर बैठता है, तो इस पोलन किट के कारण ही क्या होता है? ये चिपचिपा पदार्थ स्राव करेगा, तो जैसे ही कीट पादप पर बैठता है तो उसके परागकण चिपचिपे होने के कारण उस कीट के क्या होता है? चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बनाएंगे, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मुख्य बात वो ये कि जिन पादपों में परागकण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है उसी में पोलन किट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह लिख रहा हूं मैं, वे पादप जिनके पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है, उन पादपों
के पराग कणों के ऊपर एक परत का निर्माण, चिपचिपी लिख देना चाहिए, ऐसे परत का निर्माण हो जाता है या होता है, तो उसे पोलन किट कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास क्या होता है, वे पादप जिनके पुष्प में क्या परागण की क्रिया, जानते हो क्या, यानी परागण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। हमारे पास ये परागण है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर्तिका है, क्या है, वर्तिका है। ये परागण यहाँ पहुंच जाएगा, ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण की क्रिया। तो परागण की क्रिया के लिए क्या करते हैं, ये एक परत का निर्माण कर देते हैं, और वो परत का निर्माण क्या कहलाता है, पोलन किट। क्या कहलाता है, पोलन किट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पोलन किट है, इसका निर्माण यानी इसमें चिपचिपा तरल पदार्थ वो कहां से स्रावित होता है। तो हमने, आपने देखा होगा ग्रंथिल टेपिटम पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, ग्रंथिल टेपिटम। ये ग्रंथिल टेपिटम है, ये क्या है, वसीय पदार्थ का क्या करता था, सरल स्राव करता था। तो टेपिटम क्या करती है, गंध, मकरंद, ठीक है, वह अन्य पोषक पदार्थों का भी क्या करती, स्राव, जिसके कारण क्या होता है, पोलन किट का निर्माण हो जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ग्रंथिल टेपिटम, ग्रंथिल टेपिटम पोलन किट, पोलन किट का निर्माण करती है। क्या करती है, अब पोलन किट की विशेषता तुम्हें पूछे तो ये कैसा होता है, एक तो होता है ये रंगीन, एक होता है कैसा, ये गंध युक्त। कैसा होता है, ये गंध युक्त होता है, और एक कैसा होता है, चिपचिपा। कैसा होता है, ये रंगीन, गंधयुक्त और चिपचिपा होता है। ये पोलन किट की विशेषता बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो रंगीन है, गंधयुक्त है, चिपचिपा पदार्थ है। अब तुम्हें पूछे कि पोलन किट के कार्य बताओ, क्या करे, पोलन किट के कार्य। तो इसके आप ही देख लो, इधर चिपचिपा है तो क्या करता है, कीट को, यानी परागण क्या होता है, कीट के चिपक जाता है, पहली बात। ठीक है, गंध का स्राव करता है तो कीट क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पहला इसका कार्य दो, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है। दूसरा हमारे पास इसका जो कार्य है वो है चिपचिपा। तो पराग कणों को कीटों से चिपकाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, किसके कार्य पढ़ रहे हैं हम, पोलन किट के पढ़ रहे हैं, ध्यान रखने की बात है। तीसरा हमारे पास है कि परागकण की सुरक्षा करता है। किससे करता है, तो यहां लिखो पैराबैंगनी, पैराबैंगनी किरणों से पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, इधर ध्यान सुनने की बात है। पोलन किट बताया मैंने क्या होता है,
कि वे पादप जिनके पुष्प में क्या, वे पादप जिनके पुष्प में क्या होता है, परागण की क्रिया किससे होती है, कीटों के द्वारा होती है। किससे होती है, कीटों के द्वारा होती है। उन पादपों के परागकण के ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है या चिपचिपी परत का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पोलन किट। समझ गए, क्या कहेंगे हम इसे, पोलन किट कहेंगे। ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये पोलन किट है। ठीक है, ये पोलन किट किसे, ग्रंथिल टेपिटम से क्या होती है, निर्मित होती है, उसी से इसका निर्माण होता है। ये कैसी होती है, रंगीन है, गंधयुक्त है और चिपचिपा। पोलन किट कैसा होता है, रंगीन, गंधयुक्त, चिपचिपा होता है। ये कार्य क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का। गंध है तो कीट आकर्षित हो जाएंगे, परागकणों को, चिपचिपा है तो कीट से क्या हो जाएंगे, परागकण चिपक के दूसरे पादप पर जाते हैं तो सहायता करता है। तीसरा हमारे पास पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारे पास संरचना थी, मिटा दूं। परीक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है, मैं बता दूं, वैसे मैंने बोल दिया है पहले कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर है, आपको पता है कि परागकण के चारों ओर किसका आवरण होता है, स्पोरोपोलिन का आवरण होता है, जो क्या होता है, ताप, दाब और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसलिए परागकण क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, हमारे पास ये परागकण का ये आवरण है, क्या है, बाह्य चोल। क्या है ये हमारे पास, इसका बाह्य चोल है। इस बाह्य चोल में गुहा होती है, क्या होती है, अंदर की ओर खोखली गुहा होती है, गुहा होती है। इस खोखली गुहा में क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम है, यहां पर भरे होते हैं। समझ गए। अब क्या होता है, जब ये परागकण नमी के संपर्क में आता है, क्या होता है, परागकण नमी के संपर्क में आता है तो गुहा से प्रोटीन एंजाइम क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन के एंजाइम है या कण है, ये किसमें, वातावरण में क्या हो जाते हैं, वातावरण में पहुंचकर मानव में एलर्जी एवं ज्वर उत्पन्न करते हैं। यानी मानव में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। क्या है, अभी ध्यान सुनना, ये परागकण क्या होते हैं, चिनोपोडियम होता है, उसमें ऐसा होता है कि बाह्य चोल होता है, उसमें क्या होती है, गुहा होती है। इस गुहा में क्या होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन के एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है ना। अब ये परागकण क्या करता है, नमी के संपर्क में आ जाता है तो गुहा से प्रोटीन के एंजाइम क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब एंजाइम बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हवा में पहुंच जाएंगे, वातावरण में। ठीक है, या वायु में। ठीक है, यहां पर वातावरण पहुंच कर क्या करते हैं, मानव में एलर्जी और ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मानव के लिए हानिकारक है, चिनोपोडियम। इसका उदाहरण आप लिखो तो, ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या है, उदाहरण है। अब
यहाँ पर दोबारा एक बार देख लो आप लोग, ये जनन चित्र संरचना है, बाह्य चोल, अंतःचोल, केंद्रक और रिक्तिका। तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये संरचना बताई। अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वैसे आगे भी आएगा ये हमारे पास, यहाँ मैं बता दूं। अब हमारे पास एक पराकण है। क्या है? पराकण। इसमें हमें क्या करना है? समसूत्री विभाजन करना है। क्या करना है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है? n है। यदि हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन कर देंगे तो n के आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए समसूत्री विभाजन हम करेंगे इसमें। तो यहां पर क्या है? ये दूसरा क्या बनाएंगे? ये पराकण बना दिया हमने, ये जनन छिद्र बन गए। इसमें समसूत्री विभाजन होते क्या हो जाएंगे? दो कोशिका बन जाएंगी। कितनी कोशिका बनेंगी? दो कोशिका। एक बड़ी कोशिका होगी, वो कौन सी होगी? कायिक कोशिका या केंद्रक, और एक छोटी होगी, वो कौन सी होगी? जनन कोशिका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये दोनों चित्र वो किस में आते हैं? पराकण की किस में आते हैं? संरचना में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पराकण की संरचना पढ़ी है। अब इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे कि पराकण होता है उसका स्फुटन कैसे होता है। क्या होता है? पराकण का स्फुटन कैसा होता है। किसी भी विद्यार्थी के कोई समझने में या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।